हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में पॉलिटी से 2 से या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, अनुच्छेद के होते हैं। बल्कि यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के हमारे आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन सबको कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 की बात करें या भाग 1 की बात करें या अनुसूची 1 की बात करें, तीनों किसके बारे में बताते हैं? तीनों भारत के बारे में बताते हैं, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताते हैं। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 है हमारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि जो राज्य हमारे भारत में अभी शामिल नहीं हैं, अगर उन्हें भारत में हमें शामिल करना है, उनको एडमिशन देना है, तो हम आर्टिकल 2 के तहत वो कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में मिला लिया था। इसके बाद हमारा है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि अगर संसद चाहे तो वो क्या कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मर्ज कर सकती है। किसी एक राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। जैसे हमने क्या किया था, आप छहूजा से याद रखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, 1-9-15 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ हमारा बना था 1 नवंबर 2000 को छहूजा, उत्तराखंड हमारा बना था 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड हमारा बना था 15 नवंबर 2000 को। ये हमने क्या किया था, जैसे उत्तर प्रदेश से अलग करके हमारा उत्तराखंड बन गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके हमने छत्तीसगढ़ बना दिया था, और बिहार से अलग करके हमने क्या बना दिया था, झारखंड को बना दिया था। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, राज्यों का निर्माण, एक राज्य का राज्य क्षेत्र अलग करके उसकी सीमा में परिवर्तन यानी कि क्षेत्र को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये कौन कर सकता है, ये केवल संसद कर सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 है हमारा अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी। इसका मतलब होता है छुआछूत का अंत। जैसे पुराने ज़माने में लोग करते थे, छोटी जात और बड़ी जात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते थे, उस चीज़ की प्रैक्टिस पे रोक लगा दी गई है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। जैसे पुराने ज़माने में क्या होती थी, अगर हमारे पिता को यानी कि पापा को कोई उपाधि मिली है तो वही उपाधि उसके बेटे को मिल गई, फिर उसके बेटे को मिल गई, फिर उसके बेटे को मिल गई, यानी कि एक ही उपाधि कंटिन्यूसली चली जा रही है। ऐसी उपाधियों का आर्टिकल 18 क्या करता है, अंत करता है। टाइटल्स, एंड ऑफ द टाइटल्स। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे हमने क्या कर रखा है, पीएचडी कर रखी है। जैसे मान लो हमने क्या कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो मेरे नाम के आगे क्या लग गया, डॉक्टर की डिग्री लग गई। ठीक है, डॉक्टर की उपाधि लग गई मेरे नाम के आगे। तो ये क्या है, एक्सेप्शंस है। जैसे मैंने एमबीबीएस किया हुआ है तो मुझे डॉक्टर मिल गया, जैसे मैंने एलएलबी किया हुआ है तो लॉयर मिल गया। तो ये क्या है, ये ऐसी उपाधियां है जो केवल मेरे तक ही रहेगी। मेरे ख़त्म होते ही, मतलब मेरे मरने के बाद ये उपाधि भी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जैसे किसी को भारत रत्न मिला है, पद्मश्री मिला है, ठीक है, तो इनके नाम के आगे भी लगाते हैं पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री। तो ये भी उपाधि क्या है, इसका एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारा अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीने का अधिकार। हम सबको क्या है, जीने का अधिकार है। कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 21 ही देता है। ठीक है, भारत में मरने का अधिकार नहीं है कि हम अपनी मर्जी से मर जाएं, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 21A है हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। यह हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा था, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है, 6 से
14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 24 जो है वो बाल श्रम पर रोक लगाता है, यानी कि 14 साल तक के बच्चों 14 साल से कम तक के बच्चों को किसी भी ऐसे कारखाने में काम करना जहां उनका जीवन पर जोखिम लगता है, ऐसे कारखानों पे काम करने पर रोक लगाता है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 है हमारा धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 हमें किसी भी धर्म का प्रचार करने की इजाज़त देता है, यानी स्वतंत्रता देता है, और साथ ही साथ हमें ये भी स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 इम्पॉर्टेंट है, ये पिछले साल पीईटी के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों का संरक्षण के बारे में बात की गई है आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में उनकी ही बारे में बात की गई है कि वो क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, किसी भी प्रशासन को चलाने का उन्हें क्या है, अधिकार है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के जितने भी हित हैं उनके संरक्षण की, उनके बचाव की बात करता है। और आर्टिकल 30 हमें यह अधिकार भी देता है अल्पसंख्यक को कि वो किसी भी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और किसी उसमें प्रशासन करने का उन्हें अधिकार है। आर्टिकल 32 हमें क्या देता है, आर्टिकल 32 हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें देता है आर्टिकल 32। इसमें हमें 5 तरीके की क्या मिलती है, रिट्स मिलती है, जिसके थ्रू हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिकल 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं इन रिट्स को लेकर। ठीक है, तो आर्टिकल 32 हमें 5 रिट्स प्रोवाइड करता है। पांचों रिट्स है हमारी हैबियस कॉर्पस, ठीक है, मेंडेमिस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। यह हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी किसी और वीडियो में। फिलहाल हमें आर्टिकल्स लर्न करने हैं। याद हो गया आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, पहले इतने ही आर्टिकल रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1 हमने पढ़ा था भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 हम किसी भी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 3 है हम किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों को मर्ज कर सकते हैं। क्या किसी भी एक राज्य के उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 17, यानी कि हमारा अस्पष्टता का अंत, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 था हमारा एंड ऑफ द टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 था हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीने का अधिकार। आर्टिकल 21A था हमारा शिक्षा का अधिकार, जो हमें प्रोवाइड हुआ था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो ये प्रोवाइड करता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 24, जो बाल श्रम पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 25, जो हमारी क्या करता है, धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बताता है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 29, जो अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है। और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करने के बारे में बताता है। इसके बाद आर्टिकल 32 यह हमने पढ़ा था, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो 5 रिट्स हमें प्रोवाइड करता है। चलो चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 भी इम्पोर्टेंट है। अभी ग्रुप डी में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया और लास्ट ईयर यूपी SSC पीईटी से भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल 40 हमारा क्या करती है, ग्राम पंचायतों का संगठन करती है। याद रखना, ग्राम पंचायतों का संगठन करता है आर्टिकल 40। इसके बाद आर्टिकल 49 है हमारा राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक है, हिस्टोरिकल पैलेस हैं, उनका संरक्षण यानी कि उनके बचाव के बारे में बात कर रहे हैं 49, आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 क्या कह रहा है, आर्टिकल 50 50-50 है, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है आर्टिकल 50 में। इसके बाद आर्टिकल 51 क्या है, आर्टिकल 51 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, आर्टिकल 51 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी 2 से 3 बार पूछ लिया गया है ग्रुप डी में। आर्टिकल 51A किससे रिलेटेड है, तो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है। मूल कर्तव्य हमारे पहले संविधान में नहीं थे, इसे हमने 42वें संविधान
संशोधन 1976 में जोड़ा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन है। 49 में क्या बात कर रहे हैं? हिस्टोरिकल पैलेस की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 50 में क्या कर रहे हैं? सेपरेशन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के साथ। आर्टिकल 51 में हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 51A में हम मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 से लेकर हमारे जो 61 तक है ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे बताया गया है हमारे संविधान में कि इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा। वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 52 में बताया गया है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 53 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्या होगी? कार्यपालिका शक्ति होगी। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि राष्ट्रपति के पास स्पेशल कोई पावर नहीं होती, सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी के रूप में हमारा राष्ट्रपति जो है वो काम करता है। ठीक है, आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 54 में हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन है। प्रोसीजर दे रखा है इलेक्शन प्रोसीजर। इसके बाद आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 60 में ये एनटीपीसी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में है। इसके बाद इम्पीचमेंट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आर्टिकल 52, 53, 54, 60, 61 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 52 क्या है? भारत का राष्ट्रपति। 53 में उसको शक्ति दे दी गई। 54 में उसका निर्वाचन कर दिया, मतलब निर्वाचन कैसे होगा ये बता दिया गया। 60 में शपथ हो गई और 61 में हटाने की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने उपराष्ट्रपति पर। आर्टिकल 63 हमें देता है, बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 क्या है? उपराष्ट्रपति। 52 क्या था हमारा? 52 हमारा था राष्ट्रपति। ठीक है, 52 में 10 जोड़ोगे 62 आएगा, फिर 1 जोड़ दो, यानी 63 में क्या है? हमारा राष्ट्रपति है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति कौन होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा के कोई अलग से सभापति नहीं होते। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही क्या होते हैं? राज्य उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था 2 सितंबर की शिफ्ट ग्रुप डी में कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो कौन है राज्यसभा के सभापति? अभी हाल ही में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं और वही हमारे राज्यसभा के कौन है? सभापति है। आर्टिकल 72 में हमारी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। किसकी क्षमादान की शक्ति है? ये राष्ट्रपति की हमारी क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास हमारे पास पावर होती है राष्ट्रपति के पास कि वो मृत्युदंड तक की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। अगर किसी को 20 साल की सज़ा है तो वो उसकी सज़ा को कम करके 5 साल की भी कर सकते हैं। इसके कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स होते हैं, उसके अंदर ही राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। आर्टिकल 76 में क्या है? भारत के महान्यायवादी की बात है आर्टिकल 76 में, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है इस टाइम पे भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 79। आर्टिकल 79, 80 और 81 आप सरला से याद कर लीजिए। सा रा ला, भाई सा से हमारा हो गया संसद। कन्फ्यूज़न रहती है बच्चे को कि राज्यसभा पहले होगा या लोकसभा पहले होगा, इसलिए आप सरला से याद कर लीजिए। रा से क्या होगा? राज्यसभा पहले होगा। ला से क्या होगा? लोकसभा होगा। ठीक है, संसद हमारी 79 में है, 80 में हमारी राज्यसभा है और 81 में हमारी लोकसभा है। इसके बाद 108 है हमारी ज्वाइंट सिटिंग, यानी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो ज्वाइंट सिटिंग हमारा राष्ट्रपति बुलाते हैं। 110 हमारा क्या है? धन विधेयक की परिभाषा, यानी धन विधेयक के बारे में बताता है आर्टिकल 110। ये भी डायरेक्ट पूछा गया था अभी कि धन विधेयक कौन से हाउस में पास किया जाता है, तो धन विधेयक हमारा लोकसभा में पास किया जाता है। इतना याद हो गया।
79 क्या है हमारा संसद है, 80 क्या है हमारा राज्यसभा है, 81 क्या है हमारा लोकसभा है। ठीक है, आप संसद से सरला से याद कर लीजिए, सा से हमारा संसद, रा से राज्यसभा और ला से हमारा लोकसभा। ठीक है, 79 क्या है हमारा संसद है, 80 क्या है हमारा राज्यसभा है और 81 क्या है हमारा लोकसभा है। इसके बाद 108 क्या था, 108 में हमारा ज्वाइंट सिटिंग है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक है जिसे राष्ट्रपति बुलाता है। 110 में हमारा धन विधेयक है। धन विधेयक यानी पैसों से रिलेटेड है। ठीक है, मनी बिल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में पास किया जाता है। प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन लेकर ही ये लोकसभा में पास किया जाता है। इसका हमारे राज्यसभा पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। राज्यसभा के पास ये बिल जाता है, 14 दिनों तक भी यह वहाँ रहता है। अगर राज्यसभा इस बिल को एक्सेप्ट करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वापस आके डायरेक्ट हमारा प्रेसिडेंट के पास चला जाता है एंड देन प्रेसिडेंट इसको साइन कर देता है। एंड प्रेसिडेंट के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो इस बिल को क्या करे, रोक सके। ठीक है, धन विधेयक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। याद रखना 110 में हमारा क्या है, धन विधेयक है। आर्टिकल 63 में क्या है, आर्टिकल 63 में हमारा उपराष्ट्रपति है। 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। ठीक है, इसके बाद 72 में क्या था, 72 में हमारा राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति थी। 76 में हमारा महान्यायवादी था यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 112। 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, सिंपल भाषा में याद कर लीजिए 112 में क्या बताया गया है। 112 में हमारे बजट के बारे में बताया गया। फिर है 123। ठीक है, 123 और 124। भाई 123 और 213 इकट्ठे याद होंगे। 124 और 214 इसे इकट्ठे याद रखना। ठीक है, दोनों में से दो पहले आना है। 123 में से दो निकाल दो तो 213, 124 में से दो पहले कर दो तो 214। 123 क्या है, 123 हमारा है कि संसद अगर कोई भी हमारी क्या हो जाती है, इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है या विशांति मतलब कि अशांति के काल में, जब हमारी काल में राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है अध्यादेश जारी करने की, यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है हमारी प्रेसिडेंट के पास। यानी कि कब होती है ये पावर, जब हमारे जो दोनों सदन है या तो वो हमारे कार्यकाल के टाइम पे ना हो, मतलब वर्किंग में ना हो, या फिर दोनों में से कोई एक सदन वर्किंग में ना हो, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 123 के तहत उस ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है। लेकिन जो भी उसने ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी किया है उसकी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है। 6 महीने के अंदर अंदर ही राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, ये जो उसने ये अध्यादेश जारी किया था इसे दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है और फिर बाद में अपने साइन द्वारा इसे कानून बनाना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा तो 6 महीने के बाद ये जो उसने अध्यादेश जारी किया था ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी 123 में हमारी राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। 213 में किसकी है, 213 में हमारी स्टेट यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश की पावर है। ठीक है, ऐसे 124 क्या है, 124 है हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। ठीक है, 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो 214 में कौन होगा, 214 में हमारा हाई कोर्ट होगा। ठीक है, इतना हाई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, अगर सुप्रीम मतलब अगर राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि अगर उसे किसी भी कानून पर मतलब किसी भी डिसीज़न में अगर उसे एडवाइस लेनी होती है सुप्रीम कोर्ट की तो वो ले सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होती है कि वो अपनी एडवाइस दे या ना दे। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एडवाइस दे दी तो फिर प्रेसिडेंट की मर्जी होती है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो आर्टिकल 143 क्या है, एडवाइजरी पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की, कि वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकती है परामर्श किसी भी सिलसिले के ऊपर। इसके बाद हमारे है
आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 है हमारा CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है एट प्रेजेंट पे? तुषार मेहता है। ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये क्या करता है? मतलब एक तरीके से ये जैसे हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो CA रखते हैं ऑडिट वगैरह के लिए, ऐसे ही जो हमारी सरकार होती है उनके मंत्रियों का जो वो कहाँ पर पैसा लगा रही है, कहाँ कितना खर्च कर रही है, कितना खर्च होना चाहिए था, ठीक है, तो उस चीज़ पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारा ये कैग करता है 148 के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिट करने का काम करता है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा 153 है। 153 है हमारा राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, कि राज्यों में क्या होगा? राज्यपाल होगा। 154 में क्या है? हमारा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, अब देखो 52 में हमारा क्या था? राष्ट्रपति था। अब 1 लगा दो और 1 बढ़ा दो, जैसे ही 1 लगाया 1 और बढ़ जाएगा, तो 153 में राज्यपाल आ गया। 53 में क्या था? हमारा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति थी, तो 1 लगाया 1 बढ़ गया। 154 में क्या हो गया? राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी, यानी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति हो गई। ठीक है, इसके बाद 168, 170 और 171 एक साथ याद करने हैं। 168 में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य के विधानमंडल का गठन है। 170 में विधानसभा है और 171 में क्या है? विधान परिषद की स्थापना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद है हमारा 213। अभी बताया था 213 मैंने, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। 214 भी बता दिया, हाई कोर्ट स्थापना है। 226 भी बता दिया। आर्टिकल 32 में हम क्या जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे रिट्स के लिए, और 226 के अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे? हम हाई कोर्ट जाएंगे कुछ रिट के अकॉर्डिंग। इसके बाद 243 हमारी पंचायत, नगर पालिका और सरकारी समितियों से संबंधित है। 248 क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं, यानी 248 में हमारे पास है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, यानी कि ऐसी शक्तियाँ जिस पर कानून अभी नहीं बना लेकिन वर्तमान में बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है, यानी कि हमारा संसद का है। इसके बाद है आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 है हमारा संचिति निधि, यानी कि जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी वगैरह है, ये सरकारी हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं उन सबका वेतन कहाँ से जाता है? हमारा संचित निधि से जाता है, जो हमारे 266 में है। इसके बाद 267 में है आकस्मिकता निधि, यानी कि कोई भी हमारी आपातकाल क्रिएट हो जाता है, जैसे 2020 में कोरोना आया था, PM केयर फंड में हमने पैसा भेजा था, तो वो आकस्मिकता निधि पर ही भेजा था, और जैसे सरकार ने हमें फ्री राशन दिया था तो वो हमारा यहीं से दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 280 हमारा है वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A है हमारा संपत्ति का अधिकार, जो कि अब क्या है? एक कानूनी अधिकार बन गया है। पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31 में था ये, अब जिसे बाद में हमने क्या किया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको रिमूव करके मौलिक अधिकार से हमने इसे कानूनी अधिकार बना दिया था, जो कि पार्ट 12 में है। आर्टिकल 264 से 300A के अंदर इसे आता है। 300A जो है हमारा संपत्ति का अधिकार ही है। इसके बाद 324 हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में है, इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में है। ठीक है, इसके बाद है हमारा 352, 356 और 360 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीनों हमारी क्या है? इमरजेंसी है। 352 में क्या होगी? आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। सिंपल याद रखो, राष्ट्रीय आपातकाल है हमारा 352 में। 352 में हमारा क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में हमारा राष्ट्रपति शासन है, यानी राज्य का आपातकाल है। और 360 में हमारा क्या है? वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, 352 में क्या है? राष्ट्र का आपातकाल है। 356 में हमारा राज्य का आपातकाल है, यानी कि राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 356 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी पैसों से संबंधित अगर क्राइसिस इतने बढ़ जाए कि देश में इमरजेंसी लगानी पड़े तो होती है वो वित्तीय आपात। अभी तक हमारे इंडिया में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, 368 में हमारा क्या है? 368 में है हमारा संविधान संशोधन की प्रकृति। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बता रखी है हमारी 368 में।
कि संसद के पास संविधान संशोधन की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।